हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हिंदू के न्यूज़पेपर से मार्च मंथ का जो एडिटोरियल है उससे लिया गया है। और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जो फिफ्थ है, फर्स्ट से फोर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं, उसके वीडियो आपको दिख जाएंगे यूट्यूब में। फिफ्थ है ब्लू इकोनॉमी मरीन रिसोर्सेज पे आपका रिपोर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें ब्लू इकोनॉमी हैज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन 21st सेंचुरी। केरला क्विलॉन फिश बैंक क्रूशियल प्लेयर इन सस्टेनेबल फिशरीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है, ब्लू इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटीज क्या है? सीवीड फार्मिंग, मरीन कल्चर, प्रोवाइडिंग फिशरमैन विद न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज। मगर प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो है लार्ज स्केल ड्रेजिंग। तो द प्लान ड्रेजिंग ऑफ 242 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सी बेड ऑफ द कोस्ट ऑफ कोल्लम केरला। और इसी की वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसी की वजह से ये क्वेश्चन आया है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रहा है। फिर द गवर्नमेंट प्लान्स टू माइन इट बट लोकल अपोज इट ड्यू टू एनवायरमेंटल लाइवलीहुड कंसर्न। डीप सी फिशिंग हो रहा है, लॉस ऑफ फिश स्टॉक, डिस्टर्ब फिश ब्रीडिंग साइकिल, कोस्टल इरोजन हो रहा है, ऑल्टर ओशन करंट, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू कोस्टल रीजन। सोल्यूशन क्या है? एडवांस मॉनिटरी सिस्टम, ट्रैक फिश माइग्रेशन पैटर्न, रेगुलेट फिशिंग एक्टिविटीज, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म मरीन हेल्थ। फिर एसडीजी का गोल 15 क्या है? ओशन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फिशरी पॉलिसीज। तो ये रिपोर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है ब्लू इकोनॉमी का, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। तो इस पे क्वेश्चन भी रिपोर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और इसलिए आ सकता है क्योंकि केरला में जो आशाज है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था डिमांडिंग हाई वेजेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसी की वजह से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मगर वो रिपोर्ट क्वेश्चन आएगा। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में एक तो ऑक्सिलरी नर्सेस, मिडवाइफ होती है, आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज आशा होते हैं। तो इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ स्टडी फाउंड दैट प्रेग्नेंट वुमेन कनेक्टेड टू आशा, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो आशा से कनेक्टेड है, उनकी ज्यादा चांसेस होती है सेफ डिलीवरी की। आशा प्रीनेटल केयर, हॉस्पिटल रेफरल, बर्थ प्रिपेयरनेस सपोर्ट, रिड्यूसिंग मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जो 2005 का जो मिशन है एनआरएचएम, उसमें इस आशा वर्कर्स को अपॉइंट किया गया था, जो रूरल कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ केयर के बीच में लिंक था। और इन लोगों का रोल क्या था? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, डिजीज प्रिवेंशन टू इम्प्रूव हेल्थ एक्सेस इन रूरल इंडिया। और आशा वर्कर्स को 2022 में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भी मिला था। और ये कोविड की वजह से मिला था। कोविड में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो भी कोविड अफेक्टेड थे उनके लिए। और तो ये लोग ने प्रोटेस्ट किया हायर वेजेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। उनके उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलता बाकी जितने हेल्थ वर्कर्स को मिलता है। फिक्स सैलरी एकदम छोटी सी है, मीगर सी है। और इन लोगों को एम्प्लॉयज नहीं समझा जाता है, गवर्नमेंट सरकार इनको वॉलंटियर समझती है। और इनको टास्क बेस्ड अर्निंग इनका होता है, इनको टास्क दिया गया है और फिर उस हिसाब से उनको अर्निंग दिया गया है। तो ये लोग 5,000 से 15,000 तक कमाते हैं। और आशा वर्कर्स पे बहुत हैवी लोड होता है, वो लोग अपने हेल्थ नीड्स को नहीं केयर कर सकते हैं। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने आशा बेनिफिट पैकेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक्सीडेंट कवरेज था, लाइफ इंश्योरेंस था, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस था, अदर बेनिफिट्स था। ठीक है। तो ये लोग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, फिक्स सैलरी चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ये सारी चीजें सरकार दे रही है। मगर उनको एम्प्लॉय नहीं मान रही है, जिसको एक रेगुलर पेमेंट मिले, रेगुलर सैलरी मिले। तो मेकिंग देम परमानेंट एम्प्लॉय, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि उनको एम्प्लॉय नहीं बना रहे हैं। तो अगर परमानेंट एम्प्लॉय बनाते तो बेटर वेजेस रहेगा, सोशल सिक्योरिटी रहेगा, रिकॉग्निशन रहेगा। तो एक तो पहली चीज फिक्स सैलरी होनी चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, स्किलिंग होनी चाहिए, स्किलिंग रीस्किलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवेंथ, जो है वो है बिजनेस रिफॉर्म्स एंड करप्शन कंट्रोल, सिक्योरिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंडिया को एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो जो
बिजनेस के अंदर जो करप्शन होते हैं ना उसको कंट्रोल करना। तो क्या करप्शन होते हैं उसके बारे में सारा इसमें आप देखो बहुत बड़ा सारा है, और इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और मैंने इसके क्वेश्चन फ्रेम भी किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे रिपोर्ट 2024 का, जिसमें जो ये रिपोर्ट कह रहा है कि 66% ऑफ बिजनेस एंटिटीज, तो जो भी बिजनेस अपना स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, उसको ब्राइब पे करना पड़ता है। 54% कह रहे हैं कि उनको ब्राइब पे करना पड़ता है गवर्नमेंट प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए, यानी ताकि जल्दी जल्दी हो, परमिट लेने के लिए, इंश्योर कॉम्प्लायंस और एक्वायर डुप्लीकेट लाइसेंस। तो इस रिपोर्ट की वजह से हो सकता है ये रिपोर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, मगर इस रिपोर्ट की वजह से आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा, ये जो करप्शन हो रहा है बिजनेस में, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अगर उनको कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो उनको 23 आइडेंटिटी नंबर्स इशू करना होगा, पैन नंबर, जीएसटिन, फिर उसके बाद सीआईएन, और फिर हर आइडेंटिफायर का अपना लाइफ साइकिल होता है, हर आइडेंटिफायर का, जिसमें पीरियोडिक रिन्यूअल होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। मगर इसकी वजह से इनएफिशिएंसीज और करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी रिन्यूअल होगा तो फिर से हमें रिश्वत देना होगा। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ एसेटेड नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होता है, 40 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। तो ये जो आर्केक सिस्टम है इसकी वजह से करप्शन और इनएफिशिएंसी आ रहा है। तो जो कॉम्प्लायंस प्रोविजन है, जैसे रूल्स, कॉम्प्लायंस प्रोविजन का मतलब रूल्स रेगुलेशन लीगल रिक्वायरमेंट्स, जिसको हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा टू ऑपरेट लीगली। तो ये कॉम्प्लायंस प्रोविजन जो है वो एक तरीके से टूल, रेगुलेटरी ऑफिशियल्स उसको एज अ टूल समझ रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट ब्राइब। मेनी बिजनेसेस रिपोर्ट दैट अनऑफिशियल पेमेंट, तो ब्राइब के अनऑफिशियल पेमेंट है, आर स्टिल रिक्वायर्ड टू सिक्योर रेगुलेटरी अप्रूवल्स इवन व्हेन ऑल नेसेसरी कॉम्प्लायंसेस आर मेट। और फिर इसमें ये बताया कि इतना करीब 9,000 कॉम्प्लायंस अपडेट होते हैं, 36 डेली चेंज होता है उस कॉम्प्लायंस अपडेट में। और इसकी वजह से क्या होता है, इनकम्पिटेंसी बढ़ रही है, और ये डेलिबरेटली हो रहा है ताकि करप्शन रहे, करप्शन हटे नहीं। अब एक और सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जो इंस्पेक्टर्स है, जो इंस्पेक्ट करते हैं फैक्ट्री को, वो लोग कहते हैं कि फैक्ट्री ओनर को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से थ्रेटन भी करते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। इसमें एक सर्वे में ये बता रहा है कि करप्शन जो है वो एफडीआई के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। इंडिया रिस्क लूजिंग आउट ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर टैलेंट, a fundamental driver of its knowledge economy. फिर दिस अंडरगोज द अर्जेंट नीड टू ओवरहॉल, यानी इंप्रूव करना इंडिया कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क। कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क जो भी लीगल प्रोसेस है एक फैक्ट्री को सेटअप करने का, उसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयर, प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एफएसएसएआई का, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने कोशिश की है इस करप्शन को कर्ब करने की, कंट्रोल करने की। तो इस जनवरी से जो फूड लेबल रेगुलेशन में जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ साल में एक ही बार आएंगे, बार बार चेंज करेंगे तो बार बार ब्राइट देना पड़ेगा। ऑफरिंग अ मॉडल फॉर प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी चेंजेस, सिमिलरली मेजर शुड बी एक्सटेंडेड अक्रॉस ऑल रेगुलेटरी बॉडीज। इसी तरह का चेंजेस हर रेगुलेटरी बॉडीज में होना चाहिए। दूसरा रिफॉर्म क्या किया गया है, 2 साल पहले किया गया है, वो है जन विश्वास का 2023 में, जिसमें 180 प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इम्प्रिजनमेंट हो सकता है बिजनेस और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का। तो 180 प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। फिर 2025 के बजट में जन विश्वास 2 ये अनाउंस किया गया था, जिसमें 100 प्रोविजन को और डीक्रिमिनलाइज किया गया है। तो थोड़ा सा डर कम हुआ है जिसकी वजह से, मगर अभी भी 20,000 प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का जिसको टच नहीं किया गया है। तो डर अभी भी है, कम जरूर हुआ है मगर अभी भी है।
अब जितना भी कॉम्प्लायंस है रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट क्लॉज, ये लेबर लॉज की वजह से आता है। तो लेबर लॉ रिफॉर्म हुआ है मगर अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ओके, तो ये बहुत बड़ा हर्डल है एक तरीके से। जब तक लेबर लॉ रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये जो इम्प्रिजनमेंट वाला जो थ्रेट है वो बरकरार रहेगा। अब इसमें एक और सोल्यूशन ये दिया गया था एडिटोरियल में है, वो है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, जिसमें एंटरप्रेन्योर को अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करे, सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर हो, ठीक है, और जितने भी रेगुलेटर्स है उसे वो एक्सेस कर सके और वहीं पे वेरीफाई हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, ये टैंपर प्रूफ ऑथेंटिकेटेड होता है। ओके, और मिररिंग द सक्सेस ऑफ इंडिया डिजी यात्रा इन स्ट्रीमलाइनिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी। फिर उसके बाद डीपीआई हैज रेवोल्यूशनाइज गवर्नेंस, मगर बिजनेस कॉम्प्लायंस अभी तक फ्रेगमेंटेड है। तो जैसे वन नेशन वन बिजनेस वाला अगर ये अप्लाई हो जाए तो ये बहुत अच्छे से रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होगा, करप्शन रिड्यूस हो जाएगा और कॉम्प्लायंस सिंप्लीफाई हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और करप्ट प्रैक्टिसेस वो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें यही लिखा हुआ है कि जन विश्वास टू जो है वो बिजनेस को थोड़ा सा ईज कर देगा और वो इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर इंडिया चाहता है कि वो ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करे ताकि इनोवेट करे, एक्सपैंड करे, जॉब क्रिएट करे विदाउट फियर, विदाउट अननेसेसरी रेगुलेटरी फ्रिक्शन, तो उनको बिजनेस में जो करप्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फूड वेस्टेज, इस पे आपका रिपोर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स, इस पर आपका ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो मैंने ये वाला ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया है, इट मे लुक हार्मलेस बट फूड वेस्टेज इज एन अर्जेंट अलार्म। तो फूड वेस्टेज एक अर्जेंट अलार्म है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है और वो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका जबरदस्त है। तो सबसे पहले फूड वेस्टेज और फूड लॉस में अंतर क्या है? फूड वेस्टेज जो है इसका मतलब है एडिबल इनएडिबल पार्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम फूड सप्लाई चेन, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल टू रेस्टोरेंट हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में, रेस्टोरेंट में, रिटेल शॉप में, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी फूड वेस्ट होता है उसको फूड वेस्टेज कहते हैं। मगर फूड लॉस क्या होता है? इसमें सप्लाई चेन में अगर पुअर शॉर्टेज स्टोरेज हुआ, ट्रांसपोर्ट का, हैंडलिंग का, तो उसको फूड लॉस कहते हैं। ओके, अब यूनाइटेड नेशन जो है उसका जो ये रिपोर्ट है 2024 में आया है, वो बताया कि 2022 में इतना बिलियन टन्स ऑफ फूड इक्वेटिंग टू नियरली 20% ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर उसको वेस्ट किया गया था, वर्ल्ड ने वेस्ट किया था इतना टन्स ऑफ फूड। और इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर टू दिस ग्लोबल इशू। इंडिया इसमें टॉप में है। The report highlights India's position as one of the highest food wasting nations, second only to China. While per capita household food waste in India, 55 kilogram annually, is lower than in some other countries such as United States and 73 kg. A food worth $1 trillion is wasted globally every year. A figure that becomes even more disturbing when one considers 783 million people are facing hunger. मतलब ये सोचिए इतना फूड वेस्ट किया जाता है $1 ट्रिलियन का, और उसमें इतने मिलियन पीपल हंगर मतलब भूखे हैं और इतना फूड वेस्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम इंडिया में है, जहां पे एवरी ईयर 78 मिलियन फूड वेस्ट किया जाता है और 20 करोड़ इंडियन गो टू बेड हंग्री। और इंडिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। अबंडेंट प्रोडक्शन अलोंगसाइड पर्सिस्टेंट फूड इनसिक्योरिटी। तो इसका मतलब है इनएफिशिएंसी थ्रू आउट द फूड सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। तो जब फूड प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्टोरेज में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस समय फूड लॉस हो रहा है। और फिर जब हमारे घर तक आता है, दुकानों तक जाता है, रेस्टोरेंट तक जाता है, तो उस समय जो फूड लॉस हो रहा है उसको फूड लॉस नहीं कहेंगे, उसको फूड वेस्ट कहेंगे। ओवर परचेजिंग की वजह से होता है, इम्प्रॉपर मील प्लानिंग की वजह से होता है, लिमिटेड स्टोरेज की वजह से होता है, एक हैबिट भी हो जाती है फूड प्रिपरेशन और एक्सेस फूड प्रिपरेशन करने की।
तो और इसमें एक डेटा ये है, 61% ऑफ ग्लोबल फूड वेस्ट अकर्स एट द हाउस होल्ड लेवल। घर में ही इतना फूड वेस्ट होता है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, यानी जो फूड खा रहे हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, बेटर फूड मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए टू एड्रेस दिस क्राइसिस। अब environmental cost of food waste is immense. Food production is resource intensive. बहुत लैंड चाहिए, बहुत वाटर चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। तो अगर फूड वेस्ट होता है तो ये सारे प्रेशियस रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। और बार बार डेटा दे रहा है इंडिया में कितना फूड वेस्ट हो रहा है, तो फिर से एक डेटा है, 10 to 12% ऑफ टोटल म्यूनिसिपल वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। मीथेन एमिशन होता है फ्रॉम लैंडफिल्स। फिर क्लाइमेट चेंज, फूड वेस्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज तो होता ही है। इराटिक मॉनसून, वेदर शॉक, डिसरप्ट क्रॉप यील्ड, वीकन सप्लाई चेन। फूड वेस्ट एग्जैस्परेट दिस बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो फूड वेस्ट होगा तो और फूड प्रोडक्शन होगा, तो डिमांड, जो लिमिटेड रिसोर्स का डिमांड है, जैसे लैंड का, वाटर का, उसका डिमांड बढ़ेगा। अब फिर यूएन क्लाइमेट चेंज 2024 का रिपोर्ट है कि 8 से 10% जो फूड वेस्ट है वो जनरेट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है। और इसमें जो फूड थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन गैस हाउस आफ्टर चाइना एंड द यूएस। इंडिया के बारे में बात हो रही है। Minimizing greenhouse gas emission at the household through actions such as reducing food waste, improving energy efficiency, adopting sustainable diet, eating more plant-based food, less meat are crucial। क्योंकि मीट जो है वो ज्यादा लैंड लेता है, ज्यादा वाटर लेता है और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। और it hinders SDG, particularly SDG to zero hunger, reduce food waste at retail and consumer level. So at the household, individual can reduce waste through smart meal planning, shopping, creating and sticking to shopping list, efficiency food storage, creative use of leftover, composting। जो भी वेस्ट आ गया उसको कंपोस्ट बना सकते हैं और सरप्लस फूड को डोनेट कर सकते हैं चैरिटी में, लोकल फूड बैंक में। फिर गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग मोर कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सप्लाई चेन में फूड लॉस नहीं होगा। Business should adopt sustainable practice such as redistributing unsold food. Education institution can raise awareness about responsible consumption. फिर पॉलिसी मेकर्स जो है उनको इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना होगा ताकि फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जैसे जयपुर में जब मैं थी तब 108 एक बस चलती थी। तो अगर किसी घर में पार्टी हो रही है, मुझे नाम नहीं है, नंबर नंबर याद नहीं है, मगर 108 था शायद। तो किसी घर में पार्टी है और फूड बहुत सारा बच गया है तो 108 में कॉल करके वो सारे फूड को वो ले जाते थे और गरीबों में बांट देते थे। तो ये सब इनोवेटिव सोल्यूशन होता है, अभी भी चल रहा है, मुझे नहीं पता। फिर इनिशिएटिव इंडिया सच एज सेफ फूड, शेयर फूड प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट। Government, business, individual must collaborate to develop an efficient food management system that minimizes waste, optimizes resources, and fosters responsible consumption. आज के वीडियो में लास्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फेयर विक्ट्रीज इन इलेक्शन बिल्ड लास्टिंग डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फेयर विक्ट्रीज इन इलेक्शन बिल्ड लास्टिंग डेमोक्रेसी। फेयर विक्ट्रीज इन इलेक्शन, इसका मतलब इलेक्शन में अगर कोई जीत रहा है तो वो उसका जीतना जस्टिफाइड है। ओके, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं इम्प्लॉय करके वो जीता है, जो भी कैंडिडेट जीता है। ओके, तो यहाँ पर आपको, इसमें आपको फेयर विक्ट्रीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आजकल के इलेक्शन प्रोसेस में फेयर विक्ट्रीज नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे पे बहुत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो वो एलिगेशन क्या क्या है? एक तो बोगस एंड फेक वोटर्स का एलिगेशन है, जो महाराष्ट्र और दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ये एलिगेशन लगाया गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल एपिक नंबर्स। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि हो सकता है आइडेंटिकल एपिक नंबर हो, मगर वोटर्स कैन ओनली वोट इन द डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्टार कैंपेनर्स जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करते हैं और कम्युनल फीलिंग्स, कास्ट फीलिंग्स ये सबसे ज्यादा उभर के आती है जो एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग।
फिर कैंडिडेट्स जो है अपने जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो इसमें एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा was close to इतना crore by various political parties. Such inflated election expenditure fuels corruption, resulting in vicious cycle. एक तरीके से ये सब जितना भी लूप होल्स है इलेक्शन प्रोसेस में वो सारा बताया जा रहा है। और एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एकदम टॉप पर है। 251 और 543 इलेक्टेड एमपीज इन 2024 इसमें क्रिमिनल केसेस है। 251 में क्रिमिनल केसेस, फिर 170 में फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग। अब रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है ताकि फेयर विक्ट्रीज हो। ओके, तो ईवीएम और वीवीपैट का को मैच करना ये एक रिफॉर्म है। तो मैच तो किया जाता है मगर बोल रहे हैं कि लार्जर रीजन्स में, स्टेट को डिवाइड कर दो लार्जर रीजन में और फिर मैच किया जाए। अगर एक भी एरर आता है तो वीवीपैट स्लिप जो है काउंटेड फुल्ली, पूरा काउंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और है टोटलाइजर वाला कि ये 2016 में इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंड किया था टोटलाइजर मशीन टू मिक्स वोट्स फ्रॉम 14 ईवीएम बिफोर काउंटिंग। इससे क्या होगा, वोटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, कि एक पर्टिकुलर रीजन में वोटिंग पैटर्न क्या है ये आइडेंटिफाई होना फिर मुश्किल होगा। तो ये अच्छी बात है, पता चल जाएगा कैंडिडेट्स को, पता चल जाता है कि ये वाले में मेरा वोटर्स कम है, ये वाले में नहीं है। अगर मिक्स हो गया तो फिर पता नहीं चलेगा। कैंडिडेट जो है सेकंड या थर्ड आया है वो वेरिफिकेशन डिमांड कर सकता है। ओके, और 5% ऑफ ईवीएम्स इन ईच असेंबली सेगमेंट इन केस ऑफ एनी सस्पेक्टेड टैंपरिंग। अब फेक वोटर्स और डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स वाला जो है उसमें वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करवा सकते हैं, ये एक और सोल्यूशन दिया गया है। और स्टार कैंपेनर्स जो है जो वॉयलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर लिमिट को, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। ईसी है, सस्पेंड कर सकते हैं, विड्रॉ पार्टी रिकॉग्निशन फॉर फेलिंग टू फॉलो एमसीसी एंड डायरेक्शन। फिर एक और है पार्टी फंडेड, द लॉ शुड इंक्लूड पार्टी फंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस विद इन अ कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट। मतलब एक लिमिट सेट कर देना चाहिए कितना आप स्पेंड करोगे इलेक्शन में, कैंपेनिंग में। फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स कैंडिडेट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज टू इशू डिक्लेरेशन अबाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट। एटलीस्ट इलेक्शन के 3 मंथ पहले अपना डिस्क्लोज कर दो क्या क्रिमिनल एफिलिएशन है, क्या क्रिमिनल केसेस है। ओके, और फिर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज उनको मीनिंगफुल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करो। और फिर एक और रिफॉर्म दिया गया है वो है बर्न्ड मेमोरी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इससे क्या होगा, अगर ये वाला जो चीज है इससे अगर होगा, अगर ये चीज होती है तो ईवीएम का जो प्रोग्रामिंग है ना, तो अब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो टेम्पर प्रूफ हो जाएगा, कोई उस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकता है। ईवीएम है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी है। ओके, इन द माइक्रो कंट्रोलर अगर इस सॉफ्टवेयर को बर्न कर दिया जाता है तो इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। अब एक और बहुत बड़ा इशू जो रेज हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्लोज नहीं करता है कितना वोटर टर्न आउट हुआ है बूथ वाइज, जबकि डिस्क्लोज करना चाहिए। तो डिस्क्लोज करता है मगर उस कैंडिडेट को करता है या उसके एजेंट को करता है, मगर पूरा वाइडर डिस्क्लोजर नहीं होता है। तो वाइडर डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। ओके, तो ये है मार्च मंथ का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मार्च एडिटोरियल से लिया गया है। और इसका ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।